Hi, good evening. मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, ए फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ्रॉम दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। आज आपके सामने डिस्कशन के लिए लाई हूँ सीबीआई पीपी एग्जाम, सीबीआई एपीपी एग्जाम, जो कि संडे को हुआ 11 जनवरी को। हम देखेंगे कि उसकी आंसर की जो हमने तैयार की है और उसके साथ हम क्वेश्चंस का आंसर्स के साथ डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं। This is CBI APP 2025 exam, and this exam paper is of बुकलेट C। तो हम बुकलेट C से, आपको पता ही है कि 4 तरह की बुकलेट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो ये हमने ले रखी है बुकलेट C, और हम इसको देखेंगे क्वेश्चन वाइज कि हमें कैसे समझना है, क्योंकि अभी यात्रा हमारी प्रिलिमिनरी एग्जाम देने से पूरी नहीं होती जब तक कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। और इसमें आपको इंटरव्यू में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, दिस इज येट टू बी डिसाइडेड, राइट। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड टेल यू that this time Competition Commission Act 2002 and 13 से भी क्वेश्चंस आ गए हैं। हालांकि जो नोटिफिकेशन था उसमें ये एक्ट सिलेबस में मेंशन नहीं था, बट कंपनी एक्ट था, तो हम ये मान सकते हैं कि ये उसका कोरिलेटेड एक्ट है और हमें पता होना चाहिए था। तो यहां पर 7 क्वेश्चंस कंपटीशन एक्ट से आए हुए हैं। इसमें हम देखेंगे कि डिसीजन यूपीएससी क्या लेती है, कि ये मेंशन नहीं था फिर भी इसमें से क्वेश्चंस हैं, उस पर हम क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जाते हैं इन क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन एक्ट जो है मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो एक्ट था उसको डिलीट करके, उसको रिपील करके आया है कंपटीशन एक्ट। तो इसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो कंपनीज मोनोपोलिस्टिक और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं, कंपटीशन को टफ बनाने के लिए या किसी पर्टिकुलर कंपनी को मार्केट से आउट करने के लिए, या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस करती हैं, तो वो किस तरह से इस एक्ट से कवर होती है। तो हम यहां देखेंगे बेसिकली 2 चीजें इसमें देखने की होती है, एंटी कंपटीशन, एंड दूसरी चीज होती है डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करना। और ये दोनों चीजें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 से होती हैं। तो हम यहां पर पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा है कि इस एक्ट की पावर्स में क्या चीज नहीं आती। यहां ध्यान से, हमने आपको जब गाइडेंस दी थी उस वक्त आपको बताया था कि हम ये ध्यान दे, क्वेश्चन में ध्यान देंगे। कभी कभी हमें आंसर जो पूछा जाता है वो अफर्मेटिव में नहीं, नेगेटिव में पूछा जा रहा है। तो यह पूछा जा रहा है कि इन सब में से कौन सी पावर ऐसी है जो कंपटीशन कमीशन की दायरे में नहीं आती। तो इंक्वायरी इनटू द एक्ट्स टेकिंग प्लेस, ये तो आती है। पावर टू इश्यू इंटरिम ऑर्डर्स, ये भी आती है। पावर टू रिव्यू इट्स ऑन ऑर्डर्स, रिव्यू इट्स ऑन ऑर्डर्स नहीं है इसमें। तो हमारा आंसर बन जाता है सी, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर भी नेगेटिव में दे रखा है, ये कर रखा है कि एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट जो सेक्शन 3 क्लॉज 4 के अंदर आता है, कौन सा इसके अंदर नहीं आता है। देखिए, अगर हम ये देखेंगे, अगर हम इस सेक्शन को खोलेंगे, सेक्शन 3 और उसकी क्लॉज 4 पर जाएंगे, तो हम ये देखेंगे
कि रीसेल प्राइस मेंटेनेंस उसमें आता है, रिफ्यूजल टू डील भी आता है उसके अंदर। अगर किसी को हम रिस्ट्रिक्ट करें रिफ्यूजल टू डील तो वो भी एंटी कंपटीशन वाले में आता है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट भी इसके अंदर आता है, लेकिन प्रीडेटरी प्राइजिंग करना वो नहीं आता, उसे एंटी कंपटीशन प्रोविजन नहीं मान सकते। देखिए क्या होता है कि मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज अडॉप्ट करने के लिए कुछ कंपनीज या कुछ पर्टिकुलर लोगों को, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को कंपटीशन से बाहर करने के लिए या कंपटीशन को इस ढंग का बनाने के लिए कि कस्टमर को चॉइस ना मिले, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज कुछ कंपनीज अडॉप्ट करती हैं जिससे कि कस्टमर को नुकसान होता है, उसको इस एक्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो हम देख रहे हैं प्रीडेटरी प्राइजिंग करना इज नॉट एंटी कंपटीशन को अफेक्ट नहीं करता है, ये कंपटीशन को अफेक्ट नहीं करता है, एंटी कंपटीशन उसके अंदर नहीं आता है। तो प्रीडेटरी प्राइजिंग अगर कोई कंपनी करती है तो इट इज नॉट इन दैट लिस्ट। एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट अगर किसी के साथ किया जाता है और उसमें ये वाला ये पॉइंट नहीं आता है, बाकी तीनों चीजें आती हैं। अगर आप क्लॉज 4 उठाएंगे सेक्शन 3 का कंपटीशन कमीशन एक्ट का, तो आप देखेंगे कि इसमें बाकी चीजें आती है और ये नहीं आता है, तो इसका आंसर बन जाता है डी। अब हम आगे चलते हैं। Which of the following actions have been treated as abuse of dominance? मैंने आपको बताया कि बेसिकली एंटी कंपटीशन एंड डोमिनेंस को अब्यूज करना इस एक्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अर्लियर दिस वाज मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो जो भी मोनोपोलिस्टिक और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेगा दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द कंज्यूमर्स। तो यहां पर ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंस सेक्शन 4 से कवर होता है और उसमें बहुत सारी क्लॉजेज हैं, और हम इसको जब देखते हैं तो ये वाला सेक्शन 19 ये सेक्शन 4 में आता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, और यहां पर हमें देखना है कि इनमें से कौन सा अब्यूज ऑफ डोमिनेंस ट्रीट किया जाएगा। तो हम यहां पर देखें कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस क्या क्या ट्रीट किया जाएगा। Where an enterprise or a group directly or indirectly imposes unfair or discriminatory condition in purchase or sale of goods and services। अगर परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज में अगर कोई भी ग्रुप या कंपनीज इंपोज करता है अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस, देन ये वाला जो है ये कंसीडर किया जाता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। राइट, हमें पूछा गया है कि कौन कौन सी चीजें अब्यूज और डोमिनेंस के अंदर में ट्रीट की जाती हैं, तो ये वाला आता है, ये इसके अंदर कवर होता है। अगर हम सेक्शन 4 निकालेंगे तो हम इसमें देखेंगे ये ऑलरेडी दे रखा है। Where there is requirement that a purchaser of goods or services as a condition of such purchase to purchase some other distinct goods। अगर ऐसी कोई कंडीशन लगी होती है कि आपको परचेज के वक्त कुछ डिस्टिंक्ट गुड्स भी खरीदने हैं या कुछ डिस्टिंक्ट सर्विसेज भी लेनी है, जैसे मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन या आप कंप्यूटर या कोई भी चीज ले रहे हैं और अगर उसके अंदर ऐसी कंडीशन लगी हुई है कि इसके साथ आपको 1 साल की एएमसी भी लेनी है, तो क्या हम इसे अब्यूज ऑफ डोमिनेंस मानेंगे? ये वाला जो क्लॉज है ये सेक्शन 4 की क्लॉज में नहीं आता है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है, क्योंकि इसमें कहा है कि क्या क्या ट्रीट की जाती है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। ऊपर वाला ट्रीट होता है वेयर देयर इज इंटेलिजेंस प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस इन एनी मैनर। अगर कहीं डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस है तो क्या हम इसे अब्यूज ऑफ डोमिनेंस मानेंगे? तो हाँ बिल्कुल मानेंगे, और इससे हमारा आंसर क्या बन जाता है? ये बन जाता है 1 and 3। आवर आंसर बिकम्स 1 and 3। ये सेकंड वाली जो कंडीशन है इसको अब्यूज ऑफ डोमिनेंस नहीं माना जाता। देखिए ये चीजें आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं,
तो इन चीजों को ध्यान दीजिए कि कंपटीशन कमीशन एक्ट के अंदर आपको जो भी कंपनीज मोनोपोलिस्टिक या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती है तो उनको बार किया गया है, उनको उनके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा, उनके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टीज होंगी, ये एक्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी को परचेज के वक्त कुछ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज देने का बंधन लगाना, ये रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस में नहीं आता और ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंस नहीं माना गया। तो हमारा आंसर हो जाता है 1. अब हम आगे चलते हैं। ये वाला जो सेक्शन 4 है, ये बेसिकली अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 19 के 3rd क्लॉज में आता है। सेक्शन 19 डील्स विद द फैक्टर्स, डिटरमाइन करते वक्त कि क्या एग्रीमेंट जो है वो एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट रखता है ऑन कंपटीशन। एंटी कंपटीशन सेक्शन 3 में कवर होता है। ये सेक्शन 19 ये बताता है कि कौन कौन से एग्रीमेंट को हम एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट में लेंगे, जो कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आती हैं। अगर हम ये सेक्शन 19 का क्लॉज 3 देखेंगे तो उसमें कुछ दे रखे हैं क्लॉजेस जिसमें बता रखा है कि हाँ इसको माना जाएगा, ये एडवर्स इफेक्ट डालता है कंपटीशन पे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सा डालता है और हम कौन कौन सा नहीं डालता है, वो यहाँ पे इसमें कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली प्रोविजन बेस्ड, इसमें आपको अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी है, प्रोविजन में जो लिखा हुआ है। तो सेक्शन 19 का क्लॉज 3 जिस जिस चीज को कवर करता है वो हम चेक करते जाएंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक पावर ऑफ एंटरप्राइज इंक्लूडिंग कमर्शियल एडवांटेज, यस ये है, ये और यहां पर हमें पूछा गया है शैल हैव रिगार्ड टू, ये डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये वाला फैक्टर इसमें एंटी कंपटीशन का एडवर्स इफेक्ट नहीं करता, राइट। साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपटीटर्स, ये भी इफेक्ट नहीं करता कि अगर कोई कंपटीटर कितने बड़े साइज का है और या वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी उसमें इफेक्ट नहीं करता। ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कंपटीटर आउट ऑफ द मार्केट, अगर ऐसा कोई काम किया है जिसमें कि एग्जिस्टिंग कंपटीटर बाहर हो गया मार्केट से, देन इट इज सच फैक्टर जो एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो हमारा आंसर बन जाता है दिस। मार्केट स्ट्रक्चर और साइज ऑफ द मार्केट, किसी कंपटीटर का साइज क्या है, उसका मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, उसने कितना बड़ा सिस्टम बना रखा है और उसका इकोनॉमिक पावर उसके एंटरप्राइजेज की क्या है, ये सब चीजें एडवर्स इफेक्ट नहीं डालती कंपटीशन पर। तो क्या डालता है, ड्राइविंग, ऐसा कुछ काम करना जिसमें कि किसी एक पर्टिकुलर कंपटीटर को बाहर कर दो। तो ये हमारा आंसर बन जाता है सी। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर, यह भी कंपटीशन कमीशन एक्ट से है। कंपटीशन कमीशन शैल नॉट, अब यहां भी ये ध्यान देंगे आप कि यहां भी नेगेटिव में पूछा हुआ है, शैल हैव रिगार्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हाइल डिटरमाइनिंग द रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एज पर सेक्शन 19, ये भी सेक्शन 19 से लिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि आपको कंपटीशन एक्ट से जो क्वेश्चंस आ रखे हैं सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 19 और एक सेक्शन 28 है, और यही मेन सेक्शंस है इसके और उसी में से क्वेश्चंस हैं। तो ये सेक्शन 19 में रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, ये भी प्रोविजन बेस्ड है। अगर आप सेक्शन 19 का 6th क्लॉज देखेंगे, क्लॉज 6, तो वहां पे पूरा का पूरा उन्होंने लिस्ट दे रखी है क्या क्या चीजें वो रेलेवेंट डिटरमाइन करने के लिए रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं।
तो हम यहां देखते हैं कि इसमें जो रेलेवेंट फैक्टर्स हैं हमें बताना नहीं है, जो नहीं है। तो रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स है, एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी है, लेकिन क्या नहीं है इसकी लिस्ट में, ये नहीं है। तो हमारा आंसर बन जाता है ये, क्योंकि हमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, राइट। तो वहां पे लिस्ट दे रखी है, अगर आप उसका प्रोविजन निकाल के देखेंगे तो उस प्रोविजन में एक्सक्लूजन ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन उसके अंदर नहीं है, जिसको कि रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट का फैक्टर माना गया है डिटर्मिनेशन के लिए, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट एन एंटरप्राइज डज नॉट, ये भी नेगेटिव में पूछा हुआ है, अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन, अब्यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन एंड एंटी कंपटीशन, यही दो चीजें चेक की जाती है इस एक्ट के द्वारा। तो कब कोई इंटरप्राइज नहीं माना जाएगा कि ये अब्यूज कर रहा है अपनी पोजीशन को, द कंपटीशन कमीशन मे नॉट प्रोवाइड, यहां पे भी देखिए नेगेटिव है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स अंडर सेक्शन 28, मैंने अभी आपको बताया था सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 19, सेक्शन 28, दीज आर कवरिंग, दिस इज रिलेटिंग टू इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो यहां आप देखेंगे कि इनमें से ये पूछते हैं कब इंटरप्राइज को हम नहीं मानेंगे कि अब्यूज कर रहा है अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, और कमीशन मे नॉट प्रोवाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स अंडर सेक्शन 28। तो इसको हम देखेंगे कि ये सेक्शन 28 के, अगर हम 28 पढ़ते हैं, दिस इज ऑल्सो प्रोविजन बेस्ड, तो ये इसमें आता है 2A में, इसकी क्लॉज 2A, ये वाला आता है क्लॉज 2C में, और ये आता है क्लॉज 2E में। तो ये तीनों के तीनों कवर होते हैं। कौन सा कवर नहीं होता है उसमें, सेक्शन 28 के अंदर कौन सा कवर नहीं होता है, ये। तो हमारा आंसर बन जाता है दिस। अब ये आंसर क्या है, द मार्केट शेयर इन द रेलेवेंट मार्केट ऑफ द पर्संस और एंटरप्राइज इन ए कॉम्बिनेशन, इंडिविजुअली और एज ए कॉम्बिनेशन। तो मार्केट शेयर जो है वो नहीं आता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, राइट। तो अगर आपकी कंपनी का, आपके एंटरप्राइजेज का मार्केट शेयर बहुत बड़ा भी है, वो हमने पहले भी देखा सेक्शन 3 में और 4 में, मार्केट शेयर अगर बहुत ज्यादा भी है, हमने मार्केट का मान लीजिए कि 50% या 60% भी कवर कर रखा है, तो इट विल नॉट गो एज ए फैक्टर फॉर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो अब हम इस पर एक केस लॉ भी आया हुआ है, ये केस है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्कॉट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये डिसाइड हुआ था 13 मई 2025। हमने भी कोशिश की गाइडेंस देते समय, जब हमने स्ट्रेटेजी बनाई, कि जितने भी केसेस 24-25 में और रीसेंट केसेस या लीडिंग केसेस आ रखे हैं वो हम टेकअप कर सके। ये वाला जो केस है, इस केस में क्या चीज डिस्कस हुई है वो ये जानना चाहते हैं, कौन सा फैक्टर डिस्कस हुआ है। अब देखिए इस केस में क्या हुआ था, जो बोरोसिलिकेट ग्लास, सिलिकेट ग्लास, ये आइटम है गुड्स, न्यूट्रल, इस ग्लास के लिए ये कहा गया, इस कंपनी के ऊपर, स्कॉट ग्लास के ऊपर ये कंप्लेंट हुई कि इन्होंने
एक रिबेट इशू करी है और एक डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ पॉलिसी बनाई है, जिससे ये क्या करना चाहते हैं, एंटी कंपटीशन एक्टिविटी की है। जैसे मान लीजिए कि हाँ कंप्यूटर्स की सेल है और अलग अलग कंपनीज अलग अलग रिबेट दे रही है, से 10%, 5%, और कोई कंपनी आगे 45% दे देती है, तो नेचुरली बाकी सारे जो कंपटीटर्स हैं उनका प्रोडक्ट बिकना कम हो जाएगा। तो इस बात को, इस पर्टिकुलर गुड को के लिए इन्होंने, इस कंपनी ने रिबेट, एक पर्टिकुलर स्पेशल रिबेट निकाली। तो कंप्लेंट हुई कि इन्होंने बाकी कंपटीटर्स को बाहर करने के लिए एंटी कंपटीशन एक्टिविटी की है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन पर पेनल्टी लगा दी, मानते हुए कि हाँ इट इज हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन द मार्केट। ये चले गए अब ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की, प्रिंसिपल ले डाउन किया कि हम उसकी क्वांटिटी नहीं, इफेक्ट देखेंगे ऑन द कंपटीशन, एक्चुअल इफेक्ट, कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका एक्चुअल इफेक्ट ऑन द कंपटीशन क्या है मार्केट में। तो जो इन्होंने काम किया है रिबेट वाला, जो भी चीज इन्होंने स्पेशली दी, उसमें वो एडवर्स इफेक्ट नहीं डाल रहा है ऑन दी कंपटीशन, बाकी कंपटीटर्स को बाहर नहीं कर रहा है, तो उसका एक्चुअल इफेक्ट उतना नहीं है रिबेट का, और जो भी उन्होंने एक्टिविटी, जो भी उन्होंने फैसिलिटी दी, इसलिए इट इज नॉट एंटी कंपटीशन एक्टिविटी, और इसमें इन्हें अलाउ कर दिया, और जो सीसीआई का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। तो यहां जो इनका बेसिक काम था वो ये था कि इन्होंने, ये एलिगेशन था कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन किया है क्या इन्होंने। तो यहां जो मैटर था वो ना तो कोई एग्रीमेंट था, कोई एग्रीमेंट नहीं था, और ना ही वो रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन था, ना ही कार्टेल था, वो था अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो हमारा आंसर बन जाता है सी, हमारा आंसर बन जाता है सी। इस तरह के केस में हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस चीज को टेकअप किया गया है। इशू बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज वेदर दिस कंपनी हैज अब्यूज्ड इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन द मैटर ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास, राइट। अब हम आगे चलते हैं, यहां तक हमारा कंपटीशन कमीशन से एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। हम एक बार इसको जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम आपको एक बार ये बताते हैं कि जो डिवीजन है हमारे क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज, जो हमारे पेपर में इस बार जो वेटेज मिली है वो हम यहां पर हमारे सामने है। इस पेपर के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं, हमने वो वाला नहीं डाला है, हम ये देख रहे हैं कि जो वेटेज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर हमारे आए हैं 24 क्वेश्चन, 24। बीएनएसएस यानी कि सीआरपीसी का जो रिप्लेसमेंट है उस पे आए हैं 17 क्वेश्चंस। बीएनएस पर जो आईपीसी का रिप्लेसमेंट है उस पर आए हैं 14 क्वेश्चंस। बीएसए में जो आईए का रिप्लेसमेंट है उसमें आए हैं 13 क्वेश्चंस। कंपनीज एक्ट पे आए हैं 15 क्वेश्चंस। तो हमारा ज्यादातर जो कवरेज है वो इन सब्जेक्ट्स पर है। पहले ये सीबीआई एपीपी का जो पेपर था वो दिल्ली एपीपी के पेपर के साथ
अटैच होके ज्यादातर आया है। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे जो इनका पैटर्न ऑफ एग्जाम था, और जो दिल्ली एपीपी है जनरल लॉ, और इस पर उनका ज्यादा वेटेज होता है। तो यहां भी हम इस पेपर में भी जो वेटेज है आपके क्वेश्चंस की और आंसर्स की, वो देख रहे हैं कि इन 4 पर ही है। हर एक पेपर में, चाहे जुडिशरी का पेपर है या लॉ के फील्ड से रिलेटेड है, तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द बेसिस। उसके बाद ये तीनों के तीनों इसके अंदर आने थे। उसके बाद कंपनीज एक्ट, क्योंकि जो हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आईटी एक्ट, जो भी हमारा सिलेबस था, उस सिलेबस में और कंपनीज एक्ट, कंपनी से रिलेटेड चीजें ज्यादा थी, तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट को भी वेटेज अच्छी मिली हुई है, और आईटी एक्ट, बिकॉज ये तीनों एक्ट का भी डिजिटलाइजेशन, इवन की एविडेंस जो है वो भी प्राइमरी एविडेंस हो गया, डिजिटल एविडेंस, तो ये आईटी एक्ट का रोल भी काफी बढ़ गया है। तो ये सारा का सारा कवर कर देता है हमारा ये सारे के सारों को। तो अगर हम इसका देखते हैं तो हम 15, 20, 24, 28, 32, 37, ये 37% है, 37 क्वेश्चन है इस पूरे में से, और बाकी का 63% जो है पेपर वो इन वाले पेपर्स में से है। तो अब हम वापस से जाते हैं, अपने क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। वी जस्ट वांटेड टू सी दिस इज रिलेटिंग टू आईटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज बेसिकली फॉर व्हाट? फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो यहां पर क्वेश्चन है, whoever dishonestly or fraudulently make use of an electronic signature of any other person, अगर दूसरे बंदे का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का फ्रॉडुलेंटली यूज होता है, तो इट वुड बी रिलेटेड टू, क्या ये पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स? नो, नॉट एट ऑल, इट इज पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इसका आंसर आता है हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट। ये वायलेशन ऑफ प्रिवेसी भी नहीं है, इट इज, क्योंकि सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर आर फॉर द आइडेंटिटी, तो दिस इज आइडेंटिटी थेफ्ट, और उसकी हमें पनिशमेंट क्या मिलेगी? आइडेंटिटी थेफ्ट। अब हम आगे चलते हैं। अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ए पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन रिसीव्स, स्टोर्स और ट्रांसमिट्स, अगर कोई बंदा किसी के बिहाफ पर कोई डाटा रिसीव करता है, स्टोर करता है या ट्रांसमिट करता है, जैसे कोई भी इंटरमीडिएट, जैसे एयरटेल, अगर आप फोन के थ्रू कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट। हमारा आंसर बन जाता है ए, एंड दिस इज वेरी सिंपल। मुझे लगता है कि इस पेपर में सबसे सिंपलेस्ट यही है। वैसे भी हम ओवरऑल पेपर देख रहे हैं तो हमारा ये पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और कंपटीशन वाले में भी हमने देखा, कंपटीशन एक्ट में, कि उसमें भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये बहुत ही आसान है, इसका आंसर बन जाता है ए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव डन इट नाइसली। यहां भी नेगेटिव में पूछा हुआ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड? तो हमें देख रहे हैं उसके ग्राउंड्स क्या है फॉर रिवोकिंग ए डिजिटल डीएससी। रिवोक करने के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं? अब ये ग्राउंड्स में अगर हम जाएंगे तो हम देख रहे हैं, क्या ये ग्राउंड हो सकता है वेर ए मटेरियल फैक्ट इन द डीएससी फॉल्स और हैज बीन कंसील्ड? नो। अपॉन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, ये भी नहीं। द सब्सक्राइबर होल्ड्स ए प्राइवेट की corresponding to the public key listed in the DSC. Yes, it is. This cannot be a ground. यहां में नेगेटिव में आंसर देना है, दिस कैन नॉट बी ए ग्राउंड, कि
उसने प्राइवेट की कॉरस्पॉन्डिंग टू पब्लिक की डीएससी वाली होल्ड कर ली, तो दिस कुड बी ए ग्राउंड, दिस कुड बी ए ग्राउंड, दिस कुड बी ए ग्राउंड फॉर रिवोकिंग। जब हम नेगेटिव पे जाते हैं तो हमें ये ग्राउंड नहीं हो सकता कि किसने प्राइवेट की होल्ड कर ली विद रिस्पेक्ट टू दी पब्लिक की। तो हमारा आंसर बन जाता है सी। अब यहां पर हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। यहां भी हम बहुत ध्यान से देखेंगे, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट में हम स्टेटमेंट देखते जाएंगे और देखते जाएंगे कौन सी करेक्ट है और कौन सी नहीं है, राइट। दिस इज अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट शेल एज फार एज पॉसिबल अप्लाई टू अपील्स मेड टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। लिमिटेशन लगता है, लिमिटेशन एप्लीकेबल है फॉर द अपील्स। अपीलेट ट्रिब्यूनल established under the Telecom Regulatory Authority Act of this is to be the appellate tribunal of the act। ये भी बात सही है, right? The appellate tribunal shall not be bound by the procedure laid down by CRPC। This is also a provision, बिल्कुल क्लियर है, तो ये भी बात सही है। अब जब तीनों सही है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है जहां पे तीनों आए हुए हैं। आगे चलेंगे। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मींस computer resource, the incapacitation or destruction of which shall not have, यहां भी हमें नेगेटिव में पूछा हुआ है debilitating impact of which of the following shall not have, यानी इफेक्ट नहीं है जिसका, किन किन चीजों पर। तो हम अगर देखें तो नेशनल सिक्योरिटी पे है, पब्लिक हेल्थ पर है, इकोनॉमी पर है, और किस पर नहीं है? ट्रैफिक डाटा। अब चलते हैं नेक्स्ट। Which one of the following is not the region for which the central government may authorize to monitor and collect traffic data under section 69B of this। यहां भी नेगेटिव से पूछा हुआ है, हमें आंसर करते हुए इन चीजों को ध्यान देना है। हमारे पास दिमाग में जो प्रोविजन सेट है वो है अफर्मेटिव में, तो हम नेगेटिव में वो खोजेंगे जो नहीं है, राइट। तो हम जब आंसर कर रहे हैं तो हम ये देख लेंगे क्या क्या है, बाकी जो बच गया वो हमारा आंसर है, राइट। तो हम यहां पर टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी है, फॉर आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ इस इंट्रूजन ये भी है, स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर कंटामिनेंट ये भी है। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। तो हमें नेगेटिव आंसर करना था, तो हमारा ये वाला आंसर बन जाता है डी। A cyber cafe owner is asked to provide subscriber information to a law enforcement agency। एक साइबर कैफे को कहा गया कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दिस व्हाट इज द ओनर्स लीगल ऑब्लिगेशन। साइबर कैफे के ओनर की लीगल ऑब्लिगेशन क्या बन जाती है? देखिए, एक्सटेंड ऑल फैसिलिटीज एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द एजेंसी, बिल्कुल करेक्ट। उसे सारी फैसिलिटीज, चाहे वो कंप्यूटर चेक करना चाहते हैं, एक्सेस चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, डाटा चेक करना चाहते हैं, ओनर की ड्यूटी है एक्सटेंड ऑल फैसिलिटीज एंड टेक्निकल। टू ऑब्टेन द यूजर्स कंसेंट बिफोर प्रोवाइडिंग एनी इंफॉर्मेशन, नो। अगर वो कहेंगे जितने भी लोगों ने यूज किया पहले उनसे कंसेंट लाइए, दिस इज नॉट करेक्ट। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन सेक्शन 69 ऑफ द एक्ट, नो।
टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द कंट्रोलर एज पर सेक्शन 16? नो। साइबर कैफे के मालिक की ड्यूटी बनती है टू प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज टू द पर्सन जो कि इन्फोर्समेंट एजेंसी है। तो हमारा आंसर बन जाता है ए। अब हम आगे चलेंगे। अंडर सेक्शन 3(2) of Information Technology Act, the authentication of electronic records cannot be affected. Cannot be affected. यहां भी हम देख रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन नॉट के साथ है, तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान से आंसर करना है। जो प्रोविजन कहता है, पहले हम थियरी ऑफ एलिमिनेशन करेंगे कि क्या चीज हो सकती है, और जो नॉट है, जो नहीं हो सकती, वो आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स किस चीज से एंश्योर होता है, तो हम ये पहले चेक कर लेंगे। ये है हमारा असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड यूज ऑफ प्राइवेट पब्लिक की। आगे देखते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन, ये तो है। असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश रिजल्ट, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड एल्गोरिथमिक मैपिंग। तो हमारा आंसर क्या बन गया? जो कैन नॉट है, कैन नॉट बी इफेक्टेड, वो बन जाता है असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड यूज ऑफ ए प्राइवेट और पब्लिक की। राइट। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेंगे जहां नेगेटिव में आंसर पूछा हुआ है। अब ये हमारे आ जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट से। ब्राइब वर्ड देखने के साथ ही आपको समझ आ जाता है ये कौन से एक्ट से। राइट। X is caught red-handed while stealing gold jewelry from the gifts of bride received by her in wedding reception. Oh, this is relating to theft. CRPC से है। This is not bribe, this is bride. X is caught red-handed while stealing gold jewelry from the gifts of bride. एक शादी में दुल्हन की जो गिफ्ट है, ज्वेलरी में से एक्स पकड़ा जाता है रेड हैंडेड। इन द रिसेप्शन वाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज अवेलेबल ऑफ दैट एरिया, प्रेजेंट है। तो वाई क्या क्या कर सकता है? वाई के पास क्या क्या पावर है? हिमसेल्फ अरेस्ट एक्स, करेक्ट। ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट एक्स, ये भी सही है। कमिट एक्स टू कस्टडी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ बेल, ये कस्टडी के लिए भी कर सकता है। तो इनके पास ये तीनों पावर्स हैं जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां मौजूद है। अब हमें आंसर करना है अकॉर्डिंग टू दिस। तो हमारे तीनों ही आंसर सही थे, तो हमने कहा जाना है आंसर पे? 1 2 3। दिस वाज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। So all three answers were correct. Let us go for next question. A police officer acts while investigating on the matter of house trespass. Now we are on the questionnaires of CRPC BNSS. While investigating on matter of house trespass, locates a person who looks exactly same as the person in the video recording that was attached with the complaint on the basis of FIR. वीडियो रिकॉर्डिंग में, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज में है या अदरवाइज वीडियो रिकॉर्डिंग है, वॉज रजिस्टर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? अब यहां हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ द पर्सन, वो बंदा सिमिलर और सेम लग रहा है जो कि वीडियो में दिख रहा था, तो हम अरेस्ट के बारे में कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है एक बताना है इन चारों में जो सबसे बढ़िया है। तो वो है, हम पहले देख लेते हैं कौन सा, क्या क्या कहा गया है। एक्स मे अरेस्ट
the person without warrant if he has reason to believe. X may arrest the person but requires an order from the magistrate and a warrant. X may arrest the person but first needs conclusive proof. X first needs to verify the authenticity of the video recording before proceeding. This is a question on provision of arrest. इसमें जो हाउस ट्रेसपास है वो उसका जो पनिशमेंट है वो अंडर 7 years है, और ऐसी सिचुएशन में अगर पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है तो वो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है. दिस पावर इज अवेलेबल विद द पुलिस ऑफिसर. एक्स हमारा आंसर बन जाता है ए. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. Which of the following parties can file an application of plea bargain? This is also very simple question. कौन फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 290 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा? Prosecutor within a period of 30 days from the framing of the charge. The complainant within a period of 30 days from the framing of the charge. The person accused of an offense within a period of 30 days. तो प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन कौन लगाता है? दी अक्यूज. कौन करेगा प्ली? प्ली किसका रिकॉर्ड होता है? अक्यूज का. तो प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट का काम नहीं है. हमारा आंसर क्या होता है इसमें? हमारा आंसर इसमें आ जाता है 3 ओनली. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल सिंपलिसिटर क्वेश्चन. Which one of the following regarding sentence in case of conviction of several offenses? अगर conviction several offenses की है at trial, at one trial is not correct. Please remember, not correct की बात हो रही है यहाँ पर. कौन सा सही नहीं है? तो हमने गलत वाला स्टेटमेंट चुनना है. The punishment of imprisonment may run consecutively or concurrently. ये बात तो सही है, और हमें क्या चुनना है? नहीं सही है जो. While deciding whether the punishment shall run consecutively or concurrently, the gravity of the offense must be considered. ये बात भी सही है. In case of consecutive sentences, if the aggregate punishment is in excess of punishment which the court is competent to award, the offender must be sent before the higher court. ये बात नहीं है सही, और हमें क्या चुनना था? जो बात सही नहीं है. तो हमारा आंसर बन जाता है ये. आगे जाने की जरूरत नहीं है. Consider the following statements in respect of service of summons on a firm or other associations of individuals under BNSS. So this is relating to service of summons. अब ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पढ़ने को बोल रहे हैं और नीचे पूछा जा रहा है हमसे कौन सा सही है. तो हमें सारी स्टेटमेंट ध्यान से देखनी है और देखना कौन सी सही है, सारी सही है या एक भी नहीं सही है. तो यहां हम देखते हैं सर्विस कैन बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन एनी पार्टनर ऑफ द एसोसिएशन. बिल्कुल सही. इट कैन बी अफेक्टेड बाय ए लेटर सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू ए पार्टनर. ये भी सही. तो हमारा आंसर क्या हो गया? बोथ 1 and 2. नीदर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा वाला भी हमने देखा वो भी सही निकला है. तो 1 only 2 only मतलब नहीं है. तो हमारा आता है आंसर सी. इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारा सीआरपीसी के यानी बीएनएसएस के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे हैं. ए सब इंस्पेक्टर
who operates in the jurisdiction of X has been directed with a warrant to arrest a person who has escaped in jurisdiction, escaped to jurisdiction Y, किसी दूसरे की jurisdiction में चला गया है. The sub inspector reaches the jurisdiction of Y but comes to know from local police that person to be arrested is already seated in a bus to leave the place. Which of the following is most appropriate? यहां भी हमसे पूछा जा रहा है सबसे बढ़िया स्टेप क्या होगा इस पुलिस ऑफिसर के लिए जिसकी जुरिडिक्शन से वो क्यों चला गया और दूसरे की जुरिडिक्शन से भी वो बस में चढ़ने वाला है. दैट द सब इंस्पेक्टर मे टेक अंडर दिस क्या स्टेप ले सकता है. हम यहां देखेंगे कि हमें देखना मोस्ट अप्रोप्रिएट. ही शैल टेक द वारंट फॉर इंडोर्समेंट टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसकी जरूरत नहीं है. ही शैल टेक द वारंट फॉर इंडोर्समेंट टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन ऑफ वाई, इसकी भी जरूरत नहीं है. ही कैन अरेस्ट द पर्सन डायरेक्टली, ये बात सही है. अगर वो उसकी जुरिडिक्शन में होता तब हम यहां पर जाते, लेकिन जब हमें ये बताया है कि वो ऑलरेडी सीटेड इन ए बस टू लीव दैट जुरिडिक्शन, तो ही कैन अरेस्ट हिम डायरेक्टली. आंसर इज सी. दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेक्शन 85 ऑफ BNSS. When can an order for attachment of property of an absconding person be issued? This is also very easy question relating to procedure of attachment of property for absconder. अब हमें when बताना है, तो पढ़ते हैं. As soon as the information of the absconding person is received in the court, any time before a proclamation requiring the person to appear at a specified place and time has been issued by the court, at any time after the warrant for arrest of the absconding person is issued by the court, any time after a proclamation requiring the person to appear at a specified place and time has been issued by the court. तो हमारा इसमें अगर हम देख रहे हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बिकम्स दिस. When a person who is bound by any bond or bail bond taken under BNSS to appear before a court does not appear, अगर वो अपीयर नहीं होता तो क्या प्रोसेस होगा. Court may issue a warrant directing that such person be arrested, may issue a warrant to locate such person, shall issue a warrant directing that such person be arrested, shall issue a warrant to locate such person. यहां थोड़ा सा क्या है कि ये वाला आंसर तो सही है ही, पर अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर इज ऑल्सो ओके. तो यहां इन दोनों आंसर्स में मेरे हिसाब से दो बोथ आर करेक्ट, पर दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो हम इसको सेफली ए डाल सकते हैं बिकॉज दोनों ही सही है. मे इशू ए वारंट, शैल इशू ए वारंट. ओ यस, इसमें हम क्योंकि शैल की बात की गई है तो यह मे इशू वाला ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि कोर्ट में इशू अदर प्रोसेस ऑल्सो, ये मैंडेटरी नहीं है कि वो वारंट इशू करे. तो यस, आंसर इज ए, देयर इज नो कंफ्यूजन. तो ये मे इशू ए वारंट, कोर्ट में इशू नोटिस ऑल्सो, सम्मन्स ऑल्सो, तो यहां पर मे ही आएगा. दिस इज नॉट मैंडेटरी टू गो फॉर द शेल. लोकेट की तो बात ही नहीं है, वारंट ऑफ अरेस्ट ही होगा, लेकिन यहां शेल की जरूरत नहीं है. मे, कोर्ट हैज ए डिस्क्रिशन to issue this, answer becomes A. A police officer acts while investigating in a financial fraud matter, finds that one of the suspect has purchased a luxury yacht.
which X believes the same is derived as a result of criminal activity and is about to flee to a foreign country immediately. फाइनेंशियल फ्रॉड के मैटर में टू प्रोटेक्ट दी अमाउंट दी प्रोसीड्स वो भी बहुत जरूरी है। तो यहां पर when he has come to know that he is about to flee to a foreign country, X immediately with the approval of the superintendent of police applies to the court for taking cognizance of the offence under section 107 of Bharatiya Nagarik Suraksha. Which one of the following step court may take? अब यहां सेक्शन 107 में कोर्ट ऑर्डर क्या क्या कर सकती है। सिचुएशन हमें बिल्कुल क्लियर हो गई कि डिफ्रॉडिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड का मैटर है एंड ही इज अबाउट टू लीव द कंट्री। कोर्ट में इशू a notice calling upon such person to show cause within 10 days as to why an order shall not be made। इस सिचुएशन में तो भाग ही जाएगा वो। The court may by an interim order passed ex parte direct attachment of the luxury yacht if it feels that a notice would defeat the object of attachment. Attachment order can be passed. This can be correct answer. Let us see other answers also. Court has to first decide whether the said property is a proceeds of crime. इसके डिसीजन की जल्दी नहीं है, इसको डिसीजन बाद में भी हो सकता है। इस वक्त तो प्रोटेक्ट करना है उस प्रॉपर्टी को। The court cannot proceed without a notice as it is against the principles of natural justice. तो other two answers are not appropriate. तो हमने जो आंसर बी किया था that is the correct answer for that. X, an inspector of police was conducting an investigation under 116 for tracing some stolen precious stones like emerald, ruby and diamond. During the investigation, X finds a drum containing diamonds that he believed was likely to be concealed. Likely to be concealed. वो उसका believe ऐसा। Which of the following can be said to be the most appropriate? यहाँ भी हमें most appropriate steps X को क्या करना चाहिए, पहले इसके आंसर्स देख लेते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या क्या कर सकता है, क्या क्या किया जाना चाहिए। X may take an order to seize the drum. X must seek prior approval from the court. X may instruct the owner to ensure that the drum is delivered to the police station. तो सबसे बढ़िया काम जो वो कर सकता है वो है नंबर 1। वो सबसे पहला काम क्या करे, उस ड्रम को सीज करने के लिए ऑर्डर ले। X has been ordered to pay an amount of 25,000 per month to his wife. This is relating to 125 CRPC and 144 BNSS. Right to maintenance. In the meanwhile, X in the meanwhile starts to live with girlfriend. However, X readily agrees to pay the maintenance to his wife only if she agrees to live with him. Which one of the following statement is correct? अब हम स्टेटमेंट्स पर जाएंगे। वो मेंटेनेंस देने को तैयार है और कहता है कि वाइफ मेरे साथ रहे। लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम इसको
Magistrate need not consider the ground for refusal stated by her. The magistrate shall first try to reconcile between the husband and wife. The wife may refuse to accept the condition. The wife may be asked to accept the condition as it may result in reconciliation between the two parties. तो अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है एंड ही इज रेडी टू पे, तो उसकी जो कंडीशन है दैट कंडीशन इज बैड, बिकॉज इफ वाइफ हैज रीजंस फॉर रिफ्यूजल, वाइफ कैन रिफ्यूज एंड आंसर बिकम सी. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. A police officer reports to an executive magistrate that in the locality there is a pond where a dispute is likely to arise between X and Y regarding the fishery rights on the same. Which one of the following steps shall not, यहाँ हमें नोट ध्यान रखना है, be taken by executive magistrate. क्या स्टेप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नहीं लेना चाहिए? क्या ले सकता है? वो तो बहुत सिंपल हो जाता, यहाँ थोड़ा सा सोचना है. मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायरिंग द पार्टीज टू अटेंड द कोर्ट इन पर्सन और बाय एन एडवोकेट. आस्क द पार्टीज टू प्रोवाइड रिटन स्टेटमेंट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव क्लेम्स एंड द फैक्ट ऑफ एक्चुअल पोजेशन. Without reference to the claims of any of the parties, pursue the statements and receive the evidence. This is the correct course of action in these circumstances. Executive magistrate को ये step लेना चाहिए. Ask the police officer concerned to first provide a written statement. तो ऐसी सिचुएशन में जहां likely to arise a dispute की पोजीशन है, वहां उसे जल्दी से जल्दी स्टेप लेना होगा. एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, सी. The officer in charge of police station receives information regarding falsification of the accounts under BNSS. If such commission is within the limits of such station, the officer in charge can take which one of the following steps? क्या स्टेप लेना चाहिए उसे? क्या स्टेप ले सकता है अगर उसे इंफॉर्मेशन मिलती है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की? तो हम इसके सारे आंसर्स देखेंगे और उसके बाद देखते हैं. शैल एंटर द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ए बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर. दिस इज द करेक्ट आंसर. आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी जुरिडिक्शन में है और उसको जैसे इंफॉर्मेशन मिली है ही शुड एंटर इट, register the matter in his book. X is accused of obstructing by a public servant in the discharge of his public functions when Y was following a thief who was suspected to have taken refuge in a public hall. वो अपना पब्लिक फंक्शन कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है और एक्स उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है. एक्स वॉज द गेटमैन आउटसाइड पब्लिक हॉल. ए चार्ज. ए क्या चार्ज करेगा? तो इसको हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं क्योंकि इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी है. तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है उस वक्त उसके लिए क्या क्या कोर्स अवेलेबल है. नंबर 1, shall state the law and the section of the law against which the offense is said to have been committed. He should. Go for another. Shall be written in the language that is understood by the concerned parties, specifically the accused. इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है. Shall set out the manner in which acts obstructed by in the discharge of his functions. This is correct. तो हमारा
कौन सा आंसर बन जाता है जहां दो नहीं है? तो आंसर इज सी। अक्यूज को राइटिंग में उस राइटिंग में क्यों देंगे जो उसकी लैंग्वेज है? X is charged with knowingly charged for knowingly selling goods marked with a counterfeit property mark and is brought before the magistrate. Which of the following is not mandatory? बीएनएसएस के हिसाब से कौन सा मैंडेटरी नहीं है? जब एक्स के ऊपर ये चार्ज लगा हुआ है, ये एलिगेशन लगा हुआ है कि वो नोइंगली काउंटरफीट प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है और मजिस्ट्रेट के सामने आया है, तो the particulars of the offense for which X is accused shall be stated to him. X shall be asked whether he pleads guilty. X shall be asked whether he has any defense to be made. A formal charge shall be framed. तो सबसे पहले क्या करेगा कोर्ट? क्या करेगा? फॉर्मल चार्ज शैल बी फ्रेम्ड, उसके बाद ही प्ली रिकॉर्ड होगा। तो क्योंकि उसे जैसे ही पेश किया है, तो दिस इज द बेस्ट आंसर। Which one of the following statements in the context of summary trial under this is correct? अब ये देखते हैं कौन सा सही है, हमें बताना है। If the accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence. The procedure of summary trial shall be the same as the procedure of warrant case under the BNSS. This is not correct. A magistrate of second class shall have the power of summarily try an offence if it is punishable with imprisonment for not exceeding 1 year. Not correct. The sentence that is passed in a summary trial cannot exceed 6 months in a case of conviction. तो इसका आंसर बन जाता है if the accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence. Which one of the following statements in respect of directions of Supreme Court in Arnesh Kumar versus State of Bihar? Very famous and leading case जिसमें डायरेक्शंस इशू हुई थी रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ द पर्सन. दिस वाज ए केस अंडर 498A and certain directions were issued. Let us see, हमें one of the following directions, वो डायरेक्शन देखनी है कि कौन सी डायरेक्शन इसमें लगी थी. Directions are to apply to the cases under this or section 4 of Dowry Prohibition and also to other cases where offence is punishable with imprisonment which may extend to 7 years or with fine. हमें करना था नोट वाला जो डायरेक्शन इशू नहीं हुई, तो ये तो हुई थी, करेक्ट है. The magistrate while authorizing detention of the accused is to pursue the report furnished by the police officer and only after recording satisfaction the magistrate must authorize detention. This is also okay. The decision not to arrest an accused must be forwarded to the magistrate within 2 weeks from the date of the institution of the case with a copy of magistrate for the region to be recorded. Under section 498A of the IPC, a judicial magistrate may authorize detention without recording regions. This is wrong. तो नॉट का आंसर डी में आता है, हमारा आंसर बन जाता है डी.
Next, consider the following statements in respect of sweat equity. Paper. Sweat equity shares under the Companies Act. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमें देखना क्या है, कौन सी करेक्ट है, तो अब हम सारी वन बाई वन देखते जाते हैं. The issue of such shares must be approved by the company by passing a resolution. Not much required. हमें करेक्ट बतानी है. The resolution to issue sweat equity shares among other requirements must specify the current market price of the share. This is correct. Where the equity shares of the company are listed in a recognized stock exchange, the sweat equity shares are to be issued according to the security contracts. Not much required. तो हमारा आंसर बन जाता है 2. V 2 only. Which one of the following preconditions is mandatory for a company limited by guarantee to reduce its share capital under section 66 of Companies Act? कौन सी कंडीशन मैंडेटरी है? हमें यहां कंपनी लिमिटेड के लिए टू रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल सेक्शन 66 में कौन सी कंडीशन मैंडेटरी है? द एप्लीकेशन बाय द कंपनी मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द ट्रिब्यूनल. करेक्ट. ए रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड रिगार्डिंग द रिडक्शन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. The application by company must be confirmed by the registrar of company. बाद का प्रोसेस है. An ordinary resolution must be passed regarding the reduction. इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाता है it should be confirmed by the tribunal for reducing the share capital. The power of a company to purchase its own shares under Companies Act is subject to which one of the following conditions? कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है अगर कोई कंपनी अपने ही शेयर खरीदना चाहती है? तो the buyback is 30% or less of the aggregate paid up capital and free reserves of the company. The buyback is 40% or less of the aggregate paid up capital and free reserve of the company. The ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the company after buyback must not be more than the capital and its free reserves. The ratio of the aggregate of the secured and unsecured debts owed by the company after buyback must not be more than twice the capital and free reserve. So this would be the condition that has to be complied with. रेशियो देखना है हमें एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेब्ट्स का, जो कि कंपनी के ऊपर है. आफ्टर द बायबैक मस्ट नॉट बी मोर देन ट्वाइस द कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व्स. An extraordinary general meeting of the company under Companies Act can be called by the board on the requisition made by such number of members. यहां हमें देखना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किन कंडीशंस में होगी. हैविंग नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर.
having not less than 1/3 of the total voting power, who hold not less than half of the paid up share capital of the company, who hold not less than 1/10 of the paid up share capital of the company. This is the correct position. अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड. तो आवर आंसर बिकम्स डी. Which one of the following statements with respect to content of minutes of proceedings of a general meeting of board of directors under the Companies Act is not correct? यहाँ हमें not correct देखना है. Not correct में हम पहले correct वाले हटाते जाएंगे और जो बच जाएगा वो not correct होगा. It shall contain a fair and correct summary of the proceeding. ये तो सही है. The name of the directors who have not attended the meeting must be recorded. ये भी सही है. The minutes shall be signed by all the concerned within 30 days. This is not correct. तो हमारा आंसर बन जाता है C. Which one of the following statements regarding declaration of dividend by a company under the Companies Act is not correct? तो हम correct देख लेते हैं और जो correct नहीं होगा वो आंसर होगा हमारा. तो ये हमारा a dividend can be declared and paid out of the money provided by the central government for payment of dividends in pursuance of a guarantee given by government. ये तो सही वाला है. Before declaration of dividend in a financial year, a company can transfer profits for the reserve of the company. ये भी सही है. Dividends हमें आंसर करना था not correct. Dividends can be declared and paid from the free reserve of the company. ये भी सही है. The dividend are to be paid to the registered as well as non-registered shareholders. ये सही नहीं है. Our answer becomes D. मतलब कंपनी एक्ट में भी हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो थोड़े बेटर हैं. आसान वाली उसमें है 39. Which one of the following is not a source of funding for investor education and protection fund under the Companies Act? कौन सा सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है इस वाले में? रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिमेनिंग अनपेड अनक्लेम्ड फॉर 5 और मोर ईयर्स, ये नॉट सही है. तो हमारा आंसर बन जाता है यही वाला. मैच्योर्ड डिवेंचर्स विद कंपनीज, ये तो करेक्ट है. हमें ढूंढना है नॉट ए सोर्स. हमें वो सोर्स ढूंढना है जो नहीं है सोर्स. इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव आउट ऑफ, दिस इज वन ऑफ द सोर्स. मैच्योर डिपॉजिट्स विद कंपनीज अदर देन बैंकिंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स. तो हमारा आंसर बन जाता है रिडेम्पशन अमाउंट. यहाँ हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट. तो हम पहले सारा देखते जाते हैं. दिस इज रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कॉर्पोरेट को जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है अंडर द कंपनीज एक्ट, द CSR कमेटी ऑफ ए कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ऐसा तो CSR में नहीं है. CSR committee must ensure that company undertakes the CSR policies. Correct. A company must give preference to the local area and areas around
it where it operates for spending the amount embarked for CSR. तो कंपनी जहाँ सिचुएटेड है उस एरिया को और उसके आसपास के एरिया को टेकअप करना है, CSR की पॉलिसी लेनी चाहिए। दोनों बात बिल्कुल सही है, ऊपर वाली बात नहीं सही है कि उसके लिए एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जरूरत है। तो हमारा आंसर बन जाता है 2 and 3। वेयर इज 2 and 3? 2 and 3 इज आंसर सी। With regard to performance of duties by auditors under Companies Act, an auditor is not entitled to which one of the following matters? ये ऑडिटर से रिलेटेड है और इसमें हमने वो खोजना है जो ऑडिटर के प्रीमाइसिस में नहीं आता है। Inquire whether transactions of a company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company. ये तो उसकी पावर में आता है। Inquire whether personal expenses have been charged to revenue account, ये भी उसकी पावर में आता है। Provide actuarial services to the company, it is not within his power. Inquire whether the loans and advances made by the company have been shown as deposits, ये भी उसकी पावर में आता है। हमारा आंसर बन जाता है सी, क्योंकि हमें बताना किसमें किस बात के लिए वो एंटाइटल नहीं है, तो हमारा आंसर बनता है सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर द कंपनीज एक्ट, तो ये DIN से रिलेटेड है और हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़नी और देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एवरी इंडिविजुअल intending to be appointed as director of a company must apply for allotment of DIN before the central government. This is correct position. DIN is to be allotted within 2 months from the receipt of, ऐसा जरूरी नहीं है। Every person or company while furnishing any return under the act must mention the DIN if such return pertains to any director, ये भी सही है। तो अब हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो गए 1 and 3, और 1 and 3 कहां पर आ रहे हैं? ये आता है बी में, तो हमारा आंसर हो जाता है बी। Which one of the following statements regarding the power to compromise or make arrangements with creditors and members under 230 of Companies Act is not correct? तो हमें देखना है, करेक्ट को छोड़ते जाएंगे, नॉट करेक्ट बच जाएगी। फिर where an application is made by a company or any other person before the tribunal, it must disclose the reduction of share capital by way of affidavit. ये तो सही लग रही है। Where the tribunal orders a meeting, the notice of the same must be sent to all the creditors. ये भी बात सही है। Where the tribunal orders a meeting, majority of person representing 2/3 in the value of creditors must agree to compromise और agreement, इसकी जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमारा आंसर बन जाता है सी, एनी कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट मे इंक्लूड टेक ओवर इफेक्ट, ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें आ जाता है नॉट में, आंसर सी। Which one of the following statements in the context of registration of a scheme of merger or amalgamation, this is related to merger and amalgamation of the under the Companies Act, इसमें हमें पता करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम सारी स्टेटमेंट देखते जाएंगे और हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। On receipt of a scheme, if registrar or official liquidator has no objection, it must be registered by the central government and a confirmation must be issued.
तो वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट बतानी है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है, टाइम हम अपना बचा सकते हैं, क्योंकि हमें कंफर्म्ड है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्टी फाइव, which one of the following statements regarding the serious fraud investigation office SFIO under the Companies Act is not correct? अब हमें नॉट करेक्ट को ढूंढना है, तो नॉट करेक्ट में SFIO के बारे में is not established by the central government to investigate frauds relating to a company. ये बात तो सही है। The SFIO is to be headed by a person who shall be an officer not below the rank of a secretary to the government. ये वाली बात सही नहीं है, तो हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर बन जाता है बी। या हमें केस वाइज मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। तो मैच करना शुरू करते हैं। कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस चिंता रामामूर्ति 1934, ये किससे मैच होता है? इट इज मैचिंग टू इंडोर मैनेजमेंट, सो ये हो जाता है A2। एरलैंगर वर्सेस न्यू सोमरेरो फॉस्फेयर कंपनी, इट मैचेस टू ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज मैचिंग टू थ्री। डॉक्टर ए लक्ष्मी नारायणन बच जाता है 1, तो हमारे पास आ जाता है A2 B4 C3 एंड D1। तो ये आंसर कहाँ मैच कर रहा है? दिस इज ए में, तो आवर आंसर इज ए। दिस वाज स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन because it was relating to the matter in the cases, and 4 cases should be known to you. Consider the following statements in respect of the powers of tribunal and the companies regarding an application for relief in cases of operation. ये हमें देखना है which of the statements given below are correct. So let us go through one by one. If the tribunal is of the opinion that a company's affairs have been conducted in a manner oppressive to any member, it may make such orders as it thinks fit. ये तो बात सही है। The tribunal may make an order of removal of managing director of a company. This is also correct. The tribunal may make an order regarding purchase of shares of any member by any other members of the company. ये भी सही है, तो इसके तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। Let us check where is the answer. 1, 2, 3. This answer is D. 1, 2, 3. Go to another. Which of the following
स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता इज और आर करेक्ट। तो करेक्ट देखना शुरू करते हैं। इन ऑर्डर टू कम्यूट ए सेंटेंस द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज टू नेसेसरली टेक द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। ये सेंटेंस हो जाने के बाद कम्यूट करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो आंसर है ये करेक्ट है या नहीं? ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर लेने की जरूरत नहीं है। कम्यूट करने के लिए ऑफेंडर का कंसेंट क्यों लेंगे? वो तो कहेगा ही कम्यूट कर दो। द पनिशमेंट ऑफ ए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शुड नॉट एक्सीड 14 days। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा आंसर बन जाता है 2 ओनली, क्योंकि जिसमें 1 आ रहा है वो तो गलत हो गया। X, a captain of the ship without any fault or negligence on his part finds himself in a position where he would inevitably run down a boat C carrying 10 passengers unless he changes his course. However, by changing his course, he would risk running down a small vessel D carrying 2 individuals, which he may possibly clear. The captain in good faith steered the ship away from the boat C and towards vessel D with intention to prevent harm to 10 passengers of the boat. Now, the question before us is, in the light of aforementioned facts, which one of the following is most appropriate? Most appropriate क्या है? This is saving one boat and taking risk of another vessel. So we have to decide. X can claim a defense under section 14 of this, not available in India. X can claim a defense under section 17 of this. X can claim a defense under 18. X can claim a defense under 19. So this is correct. 19 में उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और 19 में उसको डिफेंस मिल जाएगी। Now our last question of the day, that is question number 50. X entrusted his watch to Y for safekeeping. Y sold this watch to Z without X consent. Y shall be held guilty for committing which of the following offense under BNS? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है with the simple answer, criminal breach of trust, because it is not theft, it is not robbery, it is not snatching. So, what is the answer? Criminal breach of trust. With this, आज का क्वेश्चन डिस्कशन ऑन CBI APP एग्जाम यही क्लोज करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 50. Any difficulty, any view is appreciated. हमने इन आंसर्स को अपनी तरफ से जो प्रोविजंस थे उसको देखते हुए बनाया. If you have any different view, you are most welcome. We will take other questions of this paper in the next visit when we will visit you, maybe tomorrow. Thank you very much.